हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है दीवानगी भाग 1। मनाली की हसीन वादियों की एक काली रात में एक लड़की घबराई सी भाग रही थी। जैसे तो अगर वो एक पल भी रुकी तो उसकी सांसें वहीं थम जाएगी। वहीं उसके पीछे कुछ लोग भाग रहे थे। वो लड़की भागते भागते अब एक खाई के पास पहुंच चुकी थी। जो लोग उसके पीछे भाग रहे थे वो भी अब उस खाई के पास आ चुके थे। वो लड़की अपनी घबराई आंखों से उन सबको देख रही थी। तभी उन आदमियों में से एक आदमी हंसते हुए बोलता है, अब कहाँ जाएगी बचकर? तूने आज ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तू हमारे बॉस से बच जाएगी? ये कहकर वो सब लोग हंसने लगते हैं। तभी दूसरा आदमी बोलता है, बातें कम करो और पकड़ के ले चलो। ऐसे बहुत भगा लिया इसने, इसे तो अब बॉस ही देखेंगे। ये बोलकर वो सब लोग मुस्कुराते हुए उस लड़की को देखते हैं। वो लड़की अपने लाल आंखों से उन सबको घूर कर देखती हुई बोलती है, मैं कभी उस हार्टलेस इंसान के पास नहीं जाऊंगी जिसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे अपनों को मुझसे छीन लिया। मैं उसके पास जाने से अच्छा मरना पसंद करूंगी। और इतना कहते ही वह उस खाई से नीचे कूद जाती है। उस खाई से नीचे एक बहुत ही गहरी नदी बह रही थी, जिसमें वह लड़की कूदकर बह जाती है। वह सभी आदमी अपने आप को डरते हुए देखते हैं और उनमें से एक आदमी डरते हुए कहता है, अरे यार, यह क्या हो गया? अगर बॉस को पता चला कि यह ऐसे कूद गई और हम इसको लेकर नहीं जा पाए तो बॉस हमें जिंदा गाड़ देगा। अब हम क्या करें? तभी दूसरा आदमी कहता है, कोई बात नहीं, कह देंगे बॉस से कि हमने उसे मार दिया। वही पहला आदमी बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा कहेंगे तो हम पक्का मारे जाएंगे। तुझे नहीं पता क्या बॉस इस लड़की को लेकर कितना पागल है? हमें सच ही बोलना पड़ेगा बॉस से, बाकी जो होगा देखा जाएगा। चलो अब जल्दी यहाँ से। यह कहकर वह सब जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। दिल्ली, एक लड़का बिना शर्ट के बालकनी में एक हाथ में विस्की लिए और दूसरे हाथ में सिगरेट लिए उसके कश भर रहा था। तभी उस लड़के का फोन रिंग करता है और वह एक नज़र फोन को देखता है और विस्की का पूरा ग्लास पीकर उस फोन को उठाता है। फोन की दूसरी तरफ से एक डरी और घबराई सी एक आदमी की आवाज आती है, बॉस, वो मैडम खाई से कूद गई। इतना सुनते ही उस लड़की की आंखें एकदम लाल हो जाती है और हाथों में पकड़ा विस्की का गिलास एक झटके में चकनाचूर हो जाता है, जिसके कांच उस लड़के के हाथों में घुस जाते हैं और हाथों से बहुत ही ज्यादा खून बहने लगता है। तभी वह लड़का गुस्से में फोन को दीवार पर फेंक कर मारता है और गुस्से में बोलता है, कहाँ तक बच के जाओगी वाड़ी अग्निहोत्री? मैं फिर से तुम्हें अपने इस पिंजरे में जरूर कैद करूंगा। यह वादा है देव खुराना का, और मैं तुम्हें कहीं से भी लेकर आऊंगा। मैं जानता हूँ जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तुम्हारी सांस नहीं बंद हो सकती। देव खुराना दिल्ली की सबसे बड़ी खुराना इंडस्ट्री का एक लौता वारिस था, जो देखने में काफी हैंडसम था। भूरा रंग, घुघराले बाल, एक परफेक्ट मस्कुलर बॉडी और 6.7 की हाइट और इससे भी ज्यादा गहरी उसकी काली आंखें, जिनमें कोई भी देखे तो बस खो जाए। लेकिन जितना वह दिखने में हैंडसम था, उससे कहीं ज्यादा वह एक क्रूएल हार्टलेस इंसान था, जिसे किसी को हर्ट करना या फिर उसे तकलीफ देना बहुत पसंद था। दूसरी तरफ एक औरत करीबन 55 साल की मनाली की फेमस जगह जोगनी वाटरफॉल की पिक्चर्स ले रही थी। उन्हीं के पीछे उनका बेटा उनकी पिक ले रहा था कि तभी जोगनी वाटरफॉल की पिक लेते लेते
वाटरफॉल के थोड़ा सा आगे चली जाती हैं, जहाँ पर लोग बहुत ही ज्यादा कम थे। वो वहाँ की पिक ले रही थी कि तभी उन्हें एक नदी के किनारे एक लड़की बेहोश पड़ी दिखती है, जिसकी हालत काफी खराब दिख रही थी। वह भागते हुए उस लड़की के पास जाते हैं। उनके भागने से उनका बेटा भी उनके पीछे पीछे जल्दी जल्दी भागता है, जिसकी उम्र करीबन 25 से 26 साल की थी। तभी वह औरत अपने बेटे राहुल से कहती है, बेटा राहुल, इस लड़की की हालत तो काफी खराब लग रही है, क्या हमें इसकी मदद करनी चाहिए? तो राहुल कहता है, ऑफ कोर्स मॉम, हम इसको डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। वह दोनों कैसे न कैसे करके उस लड़की को एक अस्पताल में लेकर जाते हैं। वहां पर एक छोटा सा हॉस्पिटल अवेलेबल था, जहां पर वह उसे लेकर जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर के लिए उनके पास टाइम नहीं था, क्योंकि उस लड़की की हालत काफ़ी ख़राब थी। इस लड़की का नाम वाणी अग्निहोत्री है। दिखने में बेहद खूबसूरत, मुलायम त्वचा, गोरा रंग, कमर के नीचे तक बाल और उसकी झील जैसी नीली आंखें उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती थी। जिस हालत में वह अभी थी, उस हालत में भी वह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। राहुल और उसकी मॉम सुप्रिया रावत डॉक्टर के रूम से बाहर आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि वह जानना चाहते थे कि वो लड़की कैसी है। डॉक्टर बाहर आते हुए कहते हैं, वो अब ठीक है, खतरे से बाहर है। उनके पेट में काफ़ी पानी चला गया था, अब उनकी हालत थोड़ी ठीक है। यह सुनकर सुप्रिया जी और राहुल को बड़ी राहत मिलती है। 3 साल बाद मुंबई के एक पोरस जगह एक बहुत ही खूबसूरत घर से एक लड़की के गाने की आवाज़ आती है, जो सुबह को और भी खूबसूरत बना रही थी। कि तभी पीछे से सुप्रिया जी वाणी से कहती है, वाणी बेटा, तुम हमारी सुबह को इतनी खूबसूरत बना देती हो। तुम्हारे इतने प्यारे भजन को सुनकर हमारा दिल तृप्त हो जाता है। तुम इतना सुबह कैसे उठ जाती हो बेटा? वाणी हंसते हुए कहती है, आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? मुझे सुबह सुबह उठकर भजन करना बहुत अच्छा लगता है, और आपको खुश देखकर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। आखिर आप ही तो हैं जिसने मुझे नई जिंदगी दी है, नहीं तो 3 साल पहले तो मैं मर ही चुकी थी। एक आप ही है जिन्होंने मुझे एक नई उम्मीद, नई जिंदगी और एक नई मंजिल दी है जिंदगी जीने के लिए। यह बोलकर वाणी भरी आंखों से सुप्रिया जी को देखने लगती है। तभी पीछे से राहुल आते हुए कहता है, तुम दोनों का मेलोड्रामा फिर से शुरू हो गया। अरे भाई, बात गई रात गई। तभी वाणी हंसते हुए कहती है, रात गई बात गई, तुम्हें तो मुहावरा भी ठीक से कहना नहीं आता। तभी राहुल भी हंसते हुए कहता है, तुम हो ना मेरा मुहावरा ठीक करने के लिए। यह बोलकर वह तीनों हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद राहुल और वाणी एक कंपनी पहुंचते हैं। यह कंपनी रावत फैशन डिजाइनिंग कंपनी थी। यह कंपनी राहुल के दादा ने शुरू की थी। राहुल के पापा ने आर्मी में अपने देश के लिए अपनी जान दे दी थी। राहुल भी अपने पापा की तरह आर्मी में जाना चाहता था, लेकिन अपनी माँ की जिद के आगे वह अपने दादाजी की कंपनी संभालने के लिए तैयार हो गया था। राहुल ने अपनी मेहनत से इस कंपनी को काफ़ी आगे बढ़ाया था, जिससे यह कंपनी अब दुनिया की टॉप फैशन डिजाइनिंग कंपनी में 10वें नंबर पर आती थी। वाणी ने भी कुछ टाइम बाद रावत कंपनी में जॉब करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो सुप्रिया जी और राहुल पे बोझ नहीं बनना चाहती थी। दिल्ली एक आलीशान विला के रूम के अंदर देव बेड पर पीठ के बल सो रहा था। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है और फ़ोन की रिंग की आवाज़ से
वह उठकर बैठ जाता है। वो फ़ोन रिसीव कर कान पर लगाता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, बॉस, आज की मीटिंग 9 बजे होगी। इतना सुनकर ही देव फ़ोन कट कर देता है और अपने फ़ोन की स्क्रीन पर लगी वाड़ी की फ़ोटो को काफ़ी इंटेंस नज़रों से देखते हुए वो कहता है, बीबी, कितना छुपोगी तुम और कब तक? इन 3 सालों में जितना भी तड़पा हूँ तुम्हारे लिए, वादा करता हूँ तुम्हें भी उतना ही तड़पाऊंगा अपने पास लाके। यू जस्ट वेट माई लिटिल वाइफ। इतना बोल के वो एक टेबल स्माइल करता है और बेड से उठ के वॉशरूम चला जाता है। करीबन 1 घंटे के बाद देव नीचे आता है और सामने सोफे पर बैठे अनिकेत को देखता है। फोन में चैट में बिजी था। देव अनिकेत के सामने जाता है और अपनी खतरनाक आवाज में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनिकेत देव की आवाज सुनते ही झट से उठ जाता है और हकलाते हुए कहता है, भाई, मैं यहाँ इसलिए। देव गुस्से में बोलता है, जल्दी और साफ साफ बोलो, ये क्या मैं कर रहे हो? अनिकेत डरते हुए कहता है, भाई, माँ ने आपको घर बुलाया है। आप उनका फोन नहीं उठा रहे थे, इसीलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। इतना बोल के अनिकेत देव के 10 कदम की दूरी पर खड़ा हो जाता है। तभी देव अनिकेत से कहता है, ओके, मैं शाम को आऊँगा। ये बोलकर वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। अनिकेत मुंह बना के बोलता है, यार, ये भाई के आगे मैं इतना नर्वस क्यों हो जाता हूँ? इतना बोल के वो अपने सर पर मार कर बोलता है, अब कोई इतनी डेबिल पर्सनालिटी रखेगा तो डर तो लगेगा ना यार। अनिकेत देव का छोटा भाई है, दिखने में हैंडसम और नेचर में खुशमिजाज। देव के जाने के तुरंत बाद ही अनिकेत भी विला से निकल जाता है। खुराना इंडस्ट्रीज। देव अपने केबिन में आता है, जहां उसका दोस्त समीर उसका वेट कर रहा था। समीर देव का खास और करीबी दोस्त है, जो दिखने में काफी डिसेंट है। जेल से सेट किए बाल, प्रोफेशनल क्लोथ, गेहुआ रंग, 6.7 की हाइट और देव का बिजनेस पार्टनर। समीर देव से मजाक करते हुए बोलता है, क्या बात है जनाब, मीटिंग चाहे कभी भी हो, आप कभी लेट नहीं आते। देव समीर को एक नज़र देखकर कहता है, जो काम कहा था हुआ? समीर ये सुनकर आंखें गोल घुमाकर कहता है, बस कर यार, कितना ढूंढेगा उसे? मान क्यों नहीं लेता कि वो अब नहीं है, इस दुनिया से जा चुकी है वो। और वैसे भी जब वो तेरे साथ थी तब तो तूने उसकी कदर नहीं की, तो अब क्यों पागलों की तरह 3 साल से उसको ढूंढ रहा है? इतना सुनते ही देव की नसें तन जाती हैं। जो आंखें अब तक शांत थी, अब उसमें एक तूफान दिख रहा था। देव अपनी डार्क वॉइस में कहता है, आज तो ये बात कह दिया तूने, दोबारा मत कहना, समझे? वाड़ी जिंदा है और इसी दुनिया में है। फिर वो किसी डेविल की तरह हंसकर कहता है, और रही बात कदर की, तो देव खुराना किसी की कदर नहीं करता, पर जिस पर उसका हक होता है वो चीज किसी भी कीमत पर चाहिए ही होती है। समीर देव को देखकर इतना तो समझ गया था कि देव को वाड़ी के लिए कुछ भी बोलना बेकार है। समीर देव से कहता है, ठीक है देव, मैं फिर से सारी इनविटेशन करता हूँ, ओके? देव समीर को देखकर बिना कोई एक्सप्रेशन से कहता है, यही ठीक होगा तुम्हारे लिए। और ये बोलकर वो अपनी डेस्क पर रखी फाइल्स देखने लगता है। क्या होगा आगे? आखिर क्यों ढूंढ रहा है देववाड़ी को? और क्यों वाड़ी अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ आगे बढ़ना चाहती है? कैसी होगी ये जुनूनियत भरी प्यार की कहानी? जानने के लिए पढ़ते रहिए।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।